So in yesterday's lecture, the earlier lecture that we saw, we talked about the biological classification and the taxonomic hierarchy. All the living organisms that we know, basically those living organisms, when they are identified, उनका आइडेंटिफिकेशन होने के बाद दो चीज़ें उनकी साइंटिफिकली हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं उनकी। एक, उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि एग्जैक्टली दे बिलोंग टू विच ग्रुप, आर द प्लांट्स, आर द फंगस, आर द यूकैरियोटिक, आर द प्रोकैरियोटिक। ये ऐसे नाम धीरे 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 अभी आपने ऑलरेडी सुने, हमें उनका मतलब देखना है आगे जाके। एंड हमें ये भी एक क्लासिफिकेशन के अलावा दूसरा एक काम उनका करना पड़ता है, टू गिव देम अ साइंटिफिक नेम। हमने कल इसके बारे में भी बात किया था कि कार्लस लिनियस वाज द साइंटिस्ट, वाज द जेंटलमैन हु स्टार्टेड विद दिस यूनिक एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये यूनिवर्सैलिटी था उसको कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का एक बार साइंटिफिक नेम डिसाइड हो गया तो फिर इट डजंट मैटर इन विच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू आर लिविंग, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम। कल हमने इतना बात किया था, मैंने कल जानबूझ के आपको एग्जांपल्स नहीं दिए थे। मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी कोई एग्जांपल नहीं दिया और मैंने आपको इन जनरल हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था उसका एग्जांपल नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल हमने जब रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे इनके, तो आई थॉट कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद इमीडिएटली अगर मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे दिए तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा हेवी हो जाएगा, इसलिए यस्टरडे आई अवॉइड करता। आज हम थोड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे। जैसा हमने कल जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बात किया तो मैंने आपको बताया कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का खुद का ऐसा एक हायरार्की रहता है। जैसे इट स्टार्ट्स विद kingdom followed by phylum। अभी आप किंगडम की बात करेंगे, फाइलम की मैंने आपको कल ये भी बताया कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में फाइलम नहीं रहता है, प्लांट्स में डिवीजन रहता है। फाइलम के बाद आता है क्लास, ऑर्डर एक आता है, फैमिली एक आता है, ओके, जीनस एक आता है एंड स्पीशीज आता है। बराबर है, ओके। अभी मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स आप इसको बाय हार्ट करें, ओके। जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द फ्लो गोस। इसका फ्लो कैसा है ये प्लीज समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। समझ गए, ओके। अभी हम अगर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड ये ट्राई करें तो देखिए ह्यूमन बीइंग्स दे बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। जनरली ये ऐसा लिखते हैं, वी बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब देखिए क्या है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ऐसे वर्ड्स आपने सुने हुए होंगे। आप कॉर्डेटा में है, इसका मतलब ऐसा है कि व्हेन यू आर डेवलपिंग एज एन एम्ब्रियो, आपके बॉडी में एक स्पेशल प्रकार के सेल्स थे जिनको कहते हैं
नोटोकॉर्ड सेल्स। ओके, तो हम इसके आगे अगर हमको रीजन लिखना है तो हम रीजन ये लिख सकते हैं कि देयर वाज प्रेजेंस ऑफ द सेल्स ऑफ द नोटोकॉर्ड। अभी नोटोकॉर्ड क्या है, इसके सेल्स क्या करते हैं, ये कभी और बात करेंगे, या तो ऑनलाइन हमारे लेक्चर्स के दौरान बात करेंगे, या मुझे तो जनरली पसंद है कि ये नोटोकॉर्ड वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि हमारा अगर इन क्लास अगर एक्चुअल पर्सन टू पर्सन फेस टू फेस अगर इंटरेक्शन हुआ तो नोटोकॉर्ड के बारे में तो ज़्यादा आसान होगा। हमें पता नहीं अभी ये लॉकडाउन और कितने दिन चलेगा, बट लेट्स होप कि वी ट्राई टू टॉक अबाउट नोटोकॉर्ड सेल्स फेस टू फेस। ओके, देखते हैं। लेकिन करंटली आपको एटलीस्ट इतना पता रहना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड सेल्स दैट वाज प्रेजेंट इन योर बॉडी व्हेन यू वर एज एन एम्ब्रियो, व्हेन यू वर ग्रोइंग एज एन एम्ब्रियो। ओके, तो जिनके पास, आप भी नहीं, काफी सारे ऑर्गेनिज्म से, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिनके पास नोटोकॉर्ड के सेल्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज क्लास। इफ यू टॉक अबाउट human beings belong to the class Mammalia। क्या नाम है ये? Mammalia। Okay, we are mammals। ये word mammary glands for feeding the young ones, इसलिए we come under Mammalia। Order थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, इसलिए मैं आपको अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर में एक्चुअली we come under the order of we come under the order called as primates। ठीक है, अभी सरप्राइजिंग बात देखिए, हम हमेशा सुनते हैं कि monkeys are the ancestors of human beings। ओके, तो आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार के monkeys आपको अगर पता हो, whichever you have seen in general in front of you or in the television, all these monkeys they come under class Mammalia। यानी उनका यहाँ तक actually till primates तक आपका और किसी भी प्रकार के मंकी का क्लासिफिकेशन यहाँ तक सेम ही है, सिमिलर। इसके बाद फिर फैमिली लेवल से मंकीज का एक अलग ब्रांच बन जाता है, उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, आपका एक अलग ग्रुप बन जाता है। ह्यूमंस कम अंडर व्हाट इज कॉल्ड एज होमिनॉइड। होमिनॉइडी के बारे में मुझे आपको एक ऐसा बताना है, फैमिली एनिमल्स में जनरली फैमिली नेम इट एंड्स विथ DEAE। समझ रहे हैं? ओके, फैमिली नेम जनरली एंड्स विथ DEAE in animals। प्लांट्स में generally the family name in plants it generally ends with CEAE। ओके, आगे जब कोई एग्जाम्पल हम देखेंगे तो सोलेनेसी नाम का एक एग्जाम्पल आता है फैमिली का, पोएसी नाम का एक एग्जाम्पल आता है। ये फैमिली नेम्स है, बट इफ द फैमिली नेम इज एंडिंग विद EAE यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो प्लांट का फैमिली है, एंड इफ द फैमिली नेम इज एंडिंग विद DEAE यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज द फैमिली नेम ऑफ सम एनिमल। समझ रहे हैं आप? ओके, मूविंग अहेड, हम क्योंकि इंसान की बात कर रहे हैं, आप मेरी और आपकी बात चल रही है यहाँ पे, तो ह्यूमन बीइंग्स जीनस और स्पीशीज का हमने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का बात किया है। ह्यूमन बीइंग्स आर साइंटिफिकली known
as Homo sapiens। कल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हमने रूल्स क्या देखे थे, आपने लिखा होगा तो आपने देखना चाहिए वहां पे। हमने कहा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कार्लस लिनियस ने ये सिस्टम प्रिस्क्राइब किया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल, नोमियल यानी नाम, बाय यानी दो, साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये दो पार्ट्स में लिखा जाता है। पहला पार्ट है जेनेरिक नेम, जीनस नेम, दूसरा पार्ट है स्पीशीज नेम। रूल्स क्या लिखे थे देखिए कल हमने। अगला रूल, ये दो नाम जब लिखे जाते हैं, जीनस नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, बाकी कोई भी लेटर उसका कैपिटल नहीं रहना चाहिए, ओनली द फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल। स्पीशीज नेम में कुछ भी कैपिटल नहीं चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी स्मॉल। समझ रहे आप? ओके। प्लस हमने ये कहा था कि ये अभी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसे टेक्स्ट बुक में देखेंगे किसी, तो ये बाकी का सब नॉर्मल टेक्स्ट में टाइप रहेगा, लेकिन ये दो चीजें जीनस नेम और स्पीशीज नेम जो है ये इटैलिक्स में प्रिंटेड है। मैंने कल बताया था कि इफ अ साइंटिफिक नेम इज गेटिंग प्रिंटेड, इट हैज टू बी गेटिंग प्रिंटेड इन इटैलिक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ भी हैंड रिटन है, तो मैंने आपको बताया था कि इफ इट इज हैंड रिटन, इट हैज टू हैव अ सिंगल अंडरलाइन एंड सेपरेट। समझ रहे आप? ओके। होमिनिडी, कभी कभी होमिनॉइडी ऐसा भी लिखते हैं, तो होमिनिडी या होमिनॉइडी के अंदर आने वाला ह्यूमन बीइंग जो है उसका जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम है होमो सेपियंस। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड दिस समवेयर। ओके, तो ये हो गया, दिस इज हाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डन। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ऐसा है, आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बढ़ते जाएंगे। ओके, और जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे, नंबर ऑफ डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे से आप ऊपर जैसे जाएंगे तो नंबर ऑफ डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। ये एक एग्जांपल देखिए, जैसा आप है और एलिफेंट, ये कितने दो ऑपोजिट ऑर्गेनिजम्स हैं। आप, एलिफेंट और बैट, ये कितने डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इतना डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद आप भी, एलिफेंट भी और बैट भी, दे बिलोंग टू एनिमल। बहुत सारा डिफरेंस होने के बावजूद यहाँ पे ऑल द थ्री ऑर्गेनिजम्स दे बिलोंग टू एनिमल, ऑल द थ्री दे बिलोंग टू फर्डेंट, ऑल द थ्री दे बिलोंग टू मैमल। तो आप ऊपर की तरफ जब जाते हैं टैक्सोनॉमी के हायरार्की में, ऊपर की तरफ क्या है, बहुत सारा डिफरेंस रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी एक ग्रुप में है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, क्या कॉमन बातें देखिए। आप जब स्टैंडर्ड 4th में थे, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप 4th या 5th स्टैंडर्ड में होंगे। मैं मेरे स्कूल का बात बताता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे, स्टैंडर्ड 1st से लेकर स्टैंडर्ड 4th तक फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। ओके, एंड सरप्राइजिंगली स्टैंडर्ड 9th और 10th भी फर्स्ट फ्लोर पे, समझ गए? और फिर सेकंड फ्लोर पे आपका 5th 6th 7th, थर्ड फ्लोर पे स्टैंडर्ड 8th एंड सम अदर एक्टिविटीज के लिए रूम्स। ऐसा मेरे स्कूल का वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया। तो आप देखिए एक ही लेवल पे स्टैंडर्ड 1st और 2nd के बच्चे भी आ रहे थे, स्टैंडर्ड 9th और 10th के भी बच्चे आ रहे थे। डिफरेंसेस ह्यूज है, लेकिन उसी स्कूल में स्टैंडर्ड 1st का भी बच्चा, उसी स्कूल में स्टैंडर्ड 10th का भी बच्चा है। डिफरेंसेस भरपूर है, लेकिन कॉमन थिंग क्या है उनमें, दे बिलोंग टू द सेम स्कूल। बैट्स और आप, डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन कॉमन क्या है कि यू बिलोंग टू द सेम किंगडम, सेम फाइलम एंड सेम क्लास। आप जैसा जैसा ऊपर कंसीडर करेंगे, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स कमिंग अंडर द सेम किंगडम, सेम फाइलम, सेम क्लास might be having large amount of क्या differences, and yet they are grouped together in one place। समझ गया? आपके पास अल्टीमेटली जब एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आएगा तो ये स्टेटमेंट उन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की as we move from the lower side towards the upper side, the number of differences increase।
और ये मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल कई बार नीट लेवल पे आ चुका है। समझ रहे हैं आप? ओके, हम अभी बायनोमियल नोमेनक्लेचर का बात कर रहे थे, हम अभी साइंटिफिक नेम्स का बात कर रहे थे। आपको अगर आपको याद होगा, कल भी हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात किया था। मुझे आज कुछ एग्जांपल्स बताने हैं आपको। मैंने आपको बताया कि अर्लियर लेक्चर पे मैंने एक भी एग्जांपल नहीं दिया था आपको, बिकॉज आई वांटेड यू टू जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। टुडे वी विल सी कि उन रूल्स को पकड़ के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को कैसे नाम दिए गए हैं। जैसा एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा कि man is scientifically called as Homo sapiens। साइंटिफिक नेम है, दो पार्ट्स में लिखा जाएगा। पहला पार्ट इट इज कॉल्ड एज द जेनेरिक नेम, दूसरा पार्ट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम। जेनेरिक नेम will always start with capital letter, species name all it will be small alphabets, and if it is printed it should be printed in italics, but because it is handwritten here it has to be underlined, single underline, separate underline। ये मैं बार बार बताता रहता हूँ, बच्चे गड़बड़ करते हैं। फिर भी बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसा यहाँ से शुरू होकर कंटिन्यूअस एक लंबा छोड़ा लाइन कर देते हैं। दैट शुड नॉट बी द केस। हमने सिंगल अंडरलाइन रखना है और सेपरेट अंडरलाइन रखना है। समझ गया? ओके, हम थोड़ा आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द देखेंगे। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ कैट। ओके, तो कैट्स का सभी कैट्स का यही नाम है ऐसा नहीं कहना मुझको, लेकिन कैट्स आर जनरली उसमें का एक स्पीशीज। आई होप यू अंडरस्टैंड, कैट्स में भी अलग अलग ब्रीड्स हैं। ओके, तो जैसा डॉग्स में रहता है, डॉबरमैन अलग रहता है, लैब्राडोर अलग रहता है, वैसा कैट्स में भी अलग अलग ब्रीड है। उसमें के एक ब्रीड का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, फेलिस कैट्स। अलग अलग ब्रीड के नाम चेंज हो सकते हैं। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हनी बी। आपने आपके घर के आसपास कभी कोई बहुत बड़ा छत्ता अगर देखा होगा हनी बीज का, 100% आपने देखा होगा। किसी मकान पे, किसी बिल्डिंग पे होगा वो, या किसी बहुत बड़े बर्गर वगैरह जैसे बड़े पेड़ पे होगा वो। ह्यूज हाइव ऑफ हनी बीज। वो इतना बड़ा जो छत्ता रहता है वो जिस स्पीशीज का रहता है, मराठीमध्ये आपण त्याला आग्या मोहोळ असं बोलतो, तुम्ही ऐकलेलं असेल कदाचित। ओके, आग्या मोहोळ। अंग्रेजी में कॉमन उसको नाम दिया गया है रॉक पीस। क्या नाम है उसका? रॉक पीस। उसके पीछे रीजन ऐसा है कि ये रॉक पीस जो है जनरली बड़े बड़े हिल्स जो रहते हैं, माउंटेन्स जो रहते हैं, उनके जो बड़े बड़े माउंटेन्स में ये बड़े बड़े रॉक्स और बोल्डर्स जो रहते हैं, उनके क्रैक्स में वगैरह ये रॉक पीस अपना हाइव बनाते हैं। इसलिए बहुत बार उनको ये कॉमन नेम जो दिया गया है, दे आर कॉल्ड एज रॉक पीस। इनका साइंटिफिक नेम अगर आप देखेंगे, इनका साइंटिफिक नेम अगर आप देखेंगे तो इट इज कॉल्ड एज एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा। ओके, जेनेरिक नेम है, स्पीशीज नेम है, दो पार्ट्स में बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जेनेरिक नेम स्टार्टिंग विद फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, बाकी एवरीथिंग इज स्मॉल। स्पीशीज नेम एवरीथिंग हैज टू बी स्मॉल। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हनी बी का एग्जाम्पल क्यों देखा हमने, आपने ऐसे बहुत सारे बड़े छत्ते तो देखे ही होंगे, लेकिन आपको ये भी पता है कि कभी कभी छोटे छत्ते भी रहते हैं।
छोटी छोटी झाड़ियों में वगैरह कुछ छोटे छोटे छत्ते भी मिलते हैं। अभी ये छोटे छत्ते जब मिलते हैं तो वो डॉर्सेटा के नहीं है, एपिस डॉर्सेटा की मक्खी जो रहती है वो इतनी बड़ी रहती है, उसका हाइट भी बहुत बड़ा रहता है। लेकिन ये छोटे छोटे बुशेस में, श्रब्स में, हमारे घर के आसपास बहुत बार अगर इन दिनों में आप देखेंगे नीम का पेड़ जो रहता है, हमें नीम के पेड़ का भी साइंटिफिक नेम देखना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो नीम के पेड़ के आसपास जनरली ऐसे छोटे छत्ते रहते हैं। ओके, छोटे छत्तों में भी दो प्रकार रहते हैं, एक कंपैरेटिवली इतना बड़ा रहता है और एक आपके हाथ इतना ही रहता है। ये ऐसे दो साइजेस क्यों है घरों के? क्योंकि वो दो अलग अलग स्पीशीज है हनी बी से। छत्तों में थोड़ा इतना बड़ा जो छत्ता रहता है दैट इज जनरली ऑफ एपिस सेराना, और एकदम छोटा छत्ता जो रहता है बहुत ही छोटा, दैट इज ऑफ एपिस फ्लोरिया। इसे वैसे भी छोटी मक्खी इसी नाम से कॉमनली जाना जाता है इंडिया में। ओके, लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि व्हाइल ब्रिटिश वर रूलिंग दिस कंट्री, दैट टाइम ब्रिटिश लोगों ने यूरोपियन हनी बी का एक स्पीशीज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और आज बहुत बड़ी मात्रा में उस यूरोपियन हनी बी का पॉपुलेशन हमको इंडिया में मिलता है। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन इट इज कमर्शियली बहुत यूज किया जाता है। उस यूरोपियन बी को, उस यूरोपियन बी का साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है उसका? एपिस मेलिफेरा। देखिए, मेलिटो यानी स्वीट, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जनरली स्पीशीज नेम जो है, स्पीशीज नेम ये ऐसा तय किया जाता है, स्पीशीज नेम ये इस प्रकार से डिसाइड किया जाता है सो दैट इट शुड गिव सम काइंड ऑफ आइडिया अबाउट सम फीचर, अबाउट सम कैरेक्टर ऑफ दैट स्पीशीज। जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई एक कैरेक्टर हमें पता चले, इस हिसाब से जनरली स्पीशीज नेम दिया जाता है। हमेशा ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली दैट इज व्हाट इज ट्राइड। ओके, जैसे एपिस मेलिफेरा है, मेलिटो वर्ड जो है, मेलिटो यानी स्वीट, यानी हम हनी की बात कर रहे हैं। आप अभी यहाँ पे देखेंगे कि देखिए जीनस नेम एक जैसा है, एपिस 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 एपिस, लेकिन इसके बावजूद वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम हनी बी। हम हनी बीज की अलग अलग प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने 4-6 लेक्चर पहले आपको बताया था कि हनी बीज की लगभग 16,000 अलग अलग प्रकार की स्पीशीज हमें पता है, जिसमें कि 4 मोस्ट कॉमनली फाउंड स्पीशीज है इंडिया, हम उसके बारे में बात करें। यहाँ पे मुझे और एक बात आपको बताना है कि बहुत बार एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक ही जीनस नेम बार बार रिपीट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। तो मैंने ये एप्लीकेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ऊपर ऑलरेडी एपिस 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे जब मैं ए डॉट लिखकर उसको सिंगल अंडरलाइन करता हूँ, ये आप सिर्फ जेनेरिक नेम का ही कर सकते हैं, आप स्पीशीज नेम का ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान में रखिए, यू कैन नॉट। जेनेरिक नेम अगर एक ही जेनस का नेम बार बार रिपीट हो रहा है तो आगे जाके आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट नेम, you can write only the first capital letter and give it a dot. डॉट इसलिए ताकि समझ में आ जाए कि ये एब्रिविएशन, ये शॉर्ट फॉर्म है। एंड ऑफ कोर्स रूल तो है ही कि अगर वो प्रिंट हो रहा है तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होगा, और अगर वो हैंड रिटन है तो हम उसको सिंगल अंडरलाइन दे देंगे। समझ गया? ओके, इसमें अभी बात नहीं की, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी
ऐसा भी होता है, आप कभी साइंटिफिक पेपर अगर कहीं पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का हमें सिर्फ जेनेरिक नेम पता है, यानी मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ये मधुमक्खी है, ये हनी बी है, लेकिन ये किस प्रकार की मधुमक्खी है, ये वो छोटी मक्खी है क्या, ये वो रॉक भी है क्या, ये वो यूरोपियन भी है क्या, मुझे नहीं पता। सपोज जस्ट मैंने एक मक्खी देखी और मुझे याद आ गया, अरे हाँ इसको एपिस कहते हैं, पर ये एपिस फ्लोरिया है, एपिस डॉर्सेटा है, एपिस मेलिफेरा है, मुझे नहीं पता। तो ऐसे इसमें आप सिर्फ इस प्रकार से भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब आपको पता है कि वो मधुमक्खी है, इसका मतलब उसका जेनेरिक नेम आपको पता है एपिस, लेकिन एसपी का मतलब आप सिर्फ स्पीशीज ऐसा डिस्क्राइब करें, एसपी डॉट, इसका मतलब वो कौन सी स्पीशीज है ये आपको पता नहीं। ओके, व्हेन यू डोंट नो स्पीशीज यू सिंपली राइट एसपी डॉट, समझ गए आप? ओके, मूविंग अहेड, अभी देखिए हमने एनिमल्स के बारे में काफ़ी बात कर ली। मुझे और एक एनिमल याद आ रहा है अभी, मैं आपको उसका पहले नाम बताता हूँ। कैलोटिस वर्सिकलर। अब ये कैलोटिस वर्सिकलर देखिए क्या है, स्पीशीज नेम देखिए वर्सिकलर, कलर वर्ड तो आपको समझ में आ रहा है, वर्सी यानी वैरायटी। दिस इज एन एनिमल दैट शोज ग्रेट वैरायटी ऑफ कलर्स। ओके, मैंने आपको बताया जनरली स्पीशीज नेम जो है, स्पीशीज नेम हमें उस ऑर्गेनिज्म के किसी कैरेक्टर का एक अंदाजा देता है। ये क्या है पता है आपको? दिस इज योर गार्डन लिजर्ड। जनरली हमें बाहर जो घर में मिलता है वो छिपकली, मैं उसकी बारे में बात नहीं कर रहा, मैं गार्डन लिजर्ड की बात कर रहा हूँ। ओके, और आपको पता होगा कि जनरली दे चेंज देयर कलर डिपेंडिंग अपॉन देयर सराउंडिंग। अभी यहाँ पे और एक बात मुझे आपको क्लियर करना है, हम चैमेलियन का बात नहीं कर रहे। चैमेलियन आपने टीवी पे बहुत बार देखा होगा, ओके, वो उसकी आंखें ऐसे ऊपर नीचे होती रहती वगैरह, हम उसकी बात नहीं करें, वो एक सेपरेट स्पीशीज है, वो इसका ही रिश्तेदार है, बट दैट इज हैविंग अ डिफरेंट जीनस एंड डिफरेंट स्पीशीज है, उसका साइंटिफिक नेम अलग है। मैं आपको रोजमर्रा की जिंदगी में घर के बाहर अगर कोई गार्डन वगैरह होगा तो वहां पे हमको जो गार्डन लिजर्ड दिखता है वो उसके बारे में आपको बता, समझ रहे हैं आप? और एक एग्जांपल देखते हैं। मस्का डोमेस्टिका। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार हमने ये साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। साइंटिफिक नेम को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में लिखा जाता है, जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम। जेनेरिक नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जेनेरिक नेम का बाकी का हिस्सा ये स्मॉल लेटर्स का बना हुआ है। स्पीशीज नेम पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स का बना हुआ है। If it is printed, it has to be printed in italics. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हैंड रिटन है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम, it has to be underlined, single underline and separate. अभी देखिए इसमें आपको पता है, आप पहचानते हैं ऐसा नाम कौन सा है? डोमेस्टिका। डोमेस्टिका यानी समथिंग दैट इज डोमेस्टिक इन नेचर। डोमेस्टिक यानी क्या? घरेलू, सही है ना? आई होप यू आर गेटिंग दिस। डोमेस्टिका यानी घरेलू। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसा एनिमल है जो घर में पाया जाता है, कॉमनली घर में पाया जाता है। आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग एनी आइडिया अबाउट इट। उसका कॉमन नेम जो है वो भी घर से रिलेटेड है। जैसा यहाँ डोमेस्टिका, ये एनिमल ऐसा है जो घरों में पाया जाता है, होम से, आपके होम से रिलेटेड है, आपके हाउस से रिलेटेड है। दिस इज द साइंटिफिक नेम
ओके, कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम कैसे डिसाइड किया जाता है, उनका स्पीशीज नेम जो रहता है, मैंने आपको बताया जनरली स्पीशीज नेम ये उस ऑर्गेनिज्म की कोई विशेषता दर्शाता है। जैसा भी यहाँ हाउस फ्लाई दिया हुआ है, मुझे और एक स्पीशीज, बहुत बार स्पीशीज नेम जो दिए जाते हैं वो एरिया स्पेसिफिक रहते हैं, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म किस एरिया में पाया जाता था, या सबसे पहले वो काफी सारे अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता होगा, लेकिन सबसे पहले जब उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया, सबसे पहले जब उसका क्लासिफिकेशन किया गया, सबसे पहले जब उसको उसका साइंटिफिक नेम डिस्क्राइब किया गया, तब जो स्पीशीज यूज किया गया था वो कहाँ का स्पीशीज था, उस पर से बहुत बार उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ साइंटिफिक नेम्स में उस ऑर्गेनिज्म के रीजन के बारे में स्पेसिफाई किया जाता है। जैसा एक एग्जांपल, और ये एग्जांपल अगला ध्यान में रखिए क्योंकि हमें इस ऑर्गेनिज्म का डिटेल स्टडी करना है। ये सब वो ऑर्गेनिज्म लिखिए, दैट ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉकरोच। कॉकरोच का देखिए, हमें ये साल एक बहुत बड़ा चैप्टर स्टडी करना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इस नाम से। और इसमें पहला हाफ जो है इस चैप्टर का, द इनिशियल हाफ ऑफ दैट चैप्टर, इट टॉक्स अबाउट the different types of tissues in your body, and the later half of the chapter it gives details about three different animals, three different organisms that we have to study. उसमें एक कॉकरोच है, दूसरा अर्थवर्म है और तीसरा फ्रॉग। ओके, अभी कॉकरोच का साइंटिफिक नेम देखिए। कॉकरोच इज जनरली द स्पीशीज दैट वी विल बी स्टडीइंग The species that we will be studying, that species, उसका जेनेरिक जीनस नेम है पेलिकाडेटा और स्पीशीज नेम है अमेरिकाना। ओके, हम ऐसा उसको साइंटिफिक नेम क्यों दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जिन कॉकरोचेस का स्टडी किया गया था, साइंटिफिकली जिनको क्लासिफाई किया गया था, जिनका नॉमेनक्लेचर किया गया था, दोज कॉकरोचेस वर ओरिजिनली फाउंड इन अमेरिका, कलेक्टेड फ्रॉम अमेरिका, इसलिए उसको नाम क्या दिया गया, पेलिकाडेटा अमेरिका। अभी देखिए अमेरिका का नाम आ गया तो हमें लगता है हमारा नाम किधर है, हमारे इधर भी कॉकरोच है, या हमारे इधर भी इतनी सारी स्पीशीज मिलती है, हमारा नाम किधर है। आपको एक साइंटिफिक नेम पता है एक्चुअली, जिसमें इंडिया का नाम आया हुआ है। आई होप यू नो दिस नेम। हमने काफी सारे एनिमल्स का नाम देख लिया, अभी थोड़ा प्लांट्स का नाम देखेंगे हम। जैसा एक एग्जांपल देखिए, मैंजीफेरा इंडिका। दिस इज एक्चुअली, ये नाम लीनियस ने दिया हुआ है, तो हम मैंजीफेरा इंडिका के आगे लीनियस पूरा, कल मैंने बताया था, पूरा ऑथर जिसने ये नाम दिया है उसका पूरा नाम लिख सकते हैं लीनियस, या हम सिर्फ LINN डॉट ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम सिर्फ L डॉट ऐसा भी लिख सकते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था। ओके, अगले लेक्चर में प्लीज एक बार उसको चेक कर लीजिए। मैंगो इज कॉल्ड एज मैंजीफेरा इंडिका क्योंकि मैंगो का बहुत बड़ी मात्रा में, large number of mangoes are found in this country. समझ गया? ओके, 1000 से ज्यादा स्पीशीज है मैंगो की इंडिया में। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस इंफॉर्मेशन। मैंगो का सीजन शुरू हो गया, यू शुड गो विथ योर पेरेंट्स समटाइम्स टू मीट टू द फ्रूट मार्केट, और मैंगोज की कौन कौन सी स्पीशीज फिलहाल अवेलेबल है आपने देखनी चाहिए। ओके, देखिए आम तो एक ही फ्रूट है, लेकिन उसमें भी अलग अलग स्पीशीज और सब स्पीशीज मिलती है। साइंस का स्टडी ऐसा ही करना चाहिए। आप अच्छे साइंस के स्टूडेंट बन गए, ये कब कंफर्म होगा पता है? जब आपको साइंस दिखना शुरू हो जाएगा
जब आपको साइंस समझना शुरू हो जाएगा आउटसाइड द टेक्स्ट बुक, आउटसाइड द टेक्स्ट बुक। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का आप बात कर रहे हैं, आपने 10 बार बुक में पढ़ा मैंजिफेरा इंडिका इज मैंगो, मैंजिफेरा इंडिका इज मैंगो, इट इज गुड, ओके, लेकिन आप एक्चुअल स्टूडेंट कब बनेंगे? जब आप आपके पेरेंट्स के साथ, आप आपके भाई बहन के साथ कहीं तो भी पैदल पैदल या गाड़ी पे जा रहे हैं, आपको मैंगो का प्लांट दिखा और आपने उनको बोला कि अरे ये देखो ये मैंगो का ट्री है, इसको साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका। बिना बुक में पढ़े, बिना बुक में देखे जब आप साइंटिफिकली बात करना शुरू करेंगे, then you will say that you are now actually having a scientific outlook towards your life. That will make you an excellent science student. मैं लेक्चर 1 से आपको ये बता रहा हूँ, आपका मेन टारगेट वही रहना चाहिए कि अभी आप साइंस फील्ड में है, साइंस स्ट्रीम में है, तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, आपका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ हैज टू हैव साइंस। जैसा भी मैंजिफेरा इंडिका है, वैसा देखिए मैं फिलहाल आपको कुछ ऐसे और प्लांट्स के बारे में मैं आपको नाम बताता हूँ जिनको आपने आपके आसपास देखा होगा। 2-3 दिन पहले बाजार में मैंने एक सब्जी खरीदा, उसको अंग्रेजी में ड्रम स्टिक्स कहते हैं, आपको पता होगा ड्रम स्टिक्स, ऐसा लंबा ग्रीन कलर का स्टिक रहता है, शेवगा कहते हैं उसको, बराबर है, ओके। तो ड्रम स्टिक जो है उसका साइंटिफिक नेम है मोरिंगा ऑलिफेरा। बहुत बढ़िया नाम है, आई लव द वे इट साउंड्स, मोरिंगा ऑलिफेरा। अभी देखिए जैसा मैंजिफेरा इंडिका, इंडिका क्यों इंडिया में पॉपुलर है, ये मैंगो का प्लांट इंडिया में बहुत पाया जाता है, इसलिए मैंजिफेरा इंडिका नाम है। मोरिंगा ऑलिफेरा, ऑलियम ऐसा ओरिजिनल वर्ड है, ऑलियम, ऑलियम का मतलब है ऑयल। इस प्लांट में से ऑयल निकाल सकते हैं, इसलिए उसको नाम क्या दिया गया, मैंजिफेरा, सॉरी मोरिंगा ऑलिफेरा। समझ गया, ओके। और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपके आसपास फिलहाल, वन ऑफ द वेरियस प्लांट्स दैट वी कैन सी अराउंड अस करंटली, थोड़ा ऐसा घर के बाहर निकल के थोड़ा बैल्कनी में जाकर आप थोड़ा आपके आसपास देखिए, धूप इतना घमासान है, इतना सीरियस और सीवियर है, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग दिखा रहे हैं। आपने देखना चाहिए, मैंने आपको 3-4 लेक्चर पहले पूछा था कि एटलीस्ट 5 ऐसे प्लांट्स के नाम ढूंढिए, 5 ऐसे प्लांट्स अपने एरिया में ढूंढिए कि जिनका फिलहाल फ्लावरिंग दिखा है। तो मुझे एक प्लांट अभी याद आ रहा है, हम जिसको जनरली कहते हैं गुलमोहर। आपने देखा होगा फिलहाल ह्यूज प्लांट रहता है, उसको रेड और येलो कलर का फ्लावरिंग आया हुआ है। देखिए जरा आपके घर के आसपास देखिए, आई विल बी सरप्राइज्ड अगर आप 10th पास कर रहे हैं और आपको अगर गुलमोहर नहीं पता होगा, आई विल बी सरप्राइज्ड एंड आई विल बी अनहैप्पी विथ यू। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, आज तक गुलमोहर नहीं पता था, अभी पता रहना चाहिए। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को गुलमोहर नहीं पता, तो आई थिंक यू शुड आस्क योर पेरेंट्स कि मुझे एक गुलमोहर का पेड़ दिखाई दे। गुलमोहर जो है उसको गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा फ्लावरिंग आता है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है डेलोनिक्स रेडी, डेलोनिक्स रेडी। अभी देखिए इसमें मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत बार जैसा मुझे एक पेड़ पौधा याद आ रहा है अभी, ऑसिनम सैंक्टम। सैंक्टम यानी पवित्र, सैंक्टम यानी होली, HOLY, होली। ये कौन सा पौधा है? इसको अंग्रेजी में कॉमन नेम जो है
होली की वजह से सैंक्टम आया हुआ। आप बोलेंगे सर हमको नहीं पता है, आपको पता ही है। दिस इज एक्चुअली, आप में से काफी लोगों के घर पे ये है ऑलरेडी। दिस इज ओके, दिस इज एक्चुअली ऑसीलम सैंक्टम। समझ गए आप? ओके, होली वैसे सैंक्टम यानी होली, पवित्र। मूविंग अहेड, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे सभी नाम पता रहते। अभी जस्ट पिछले हफ्ते मैं मेरे घर से निकल रहा था बाहर थोड़ा, तो मेरे अपार्टमेंट के सामने एक 10-15 फीट ऊंचा एक पौधा है बड़ा, और उसको पर्पल कलर के, या जिसको हम लैवेंडर कलर कहते हैं, उस प्रकार के बहुत बढ़िया फ्लावरिंग आया हुआ है उसको। आई वॉज वेरी मेस्मराइज्ड, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता था। तो मेरे 2 टीचर से बात करके मैंने उन दोनों को वो फोटो भेज दिया। व्हाट्सएप की वजह से बहुत फायदा होता है आजकल। आप में वो कौतूहल रहना चाहिए, समझ गया? ओके, तो मैंने वो पूरे पौधे का भी फोटो उनको भेजा, और स्पेसिफिकली उस फ्लावर का मैंने फोटो भेजा। आप आपके आसपास देखिए, कहीं ना कहीं 100% आपको ये पौधा दिखेगा। फिलहाल उसको पर्पल कलर का, या जिसको आप लैवेंडर कलर कहते हैं, उस हिसाब के उस कलर के फ्लावरिंग, और पूरा पेड़ उस फ्लावरिंग से ढका हुआ है। दैट इज लैगरस्ट्रोमिया स्पीसियोसा। क्या नाम है उसका? लैगरस्ट्रोमिया स्पीसियोसा। आपको जैसा गुलमोहर दिख रहा है भरपूर, ये बहुत कॉमन प्लांट नहीं है, लेकिन आपके आसपास पर्पल कलर का अगर बहुत सारा फ्लावरिंग कहीं पे आपको दिखा, अब भी समर की बात कर रहा हूँ मैं, तो दैट इज गोइंग टू बी लैगरस्ट्रोमिया। मैं और एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ, और हम आज के लिए रुक जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि गुलमोहर तो बहुत कॉमन है, डेलोनिक्स रीक इज वेरी कॉमन। लैगरस्ट्रोमिया शायद सबके घर के आसपास होगा, हर जगह पे होगा, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन और एक पौधा, और एक बहुत बड़ा पेड़ जिसको बहुत अच्छा फ्लावरिंग आ चुका है फिलहाल, आप अगर आपके घर के आसपास देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ पेड़ दिखने वाले हैं जिन पे येलो कलर का फ्लावरिंग आया हुआ है, बहुत सुंदर, ह्यूज प्लांट्स, ह्यूज ट्रीज, और ऊपर की तरफ बहुत सारा येलोइश फ्लावरिंग आया हुआ है। अगर आपको वो पौधा दिखा तो आपने उसका नाम खुद को ही रिवाइज करते करते रिकॉल करना है। इट इज पेल्टोफोरम टेनोकार्पम। क्या नाम है उसका? पेल्टोफोरम टेनोकार्पम। येलोइश फ्लावरिंग है, इसको फिलहाल आया हुआ है हमारे घर के आसपास है। एक लास्ट एग्जांपल बताना है मुझको। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम जो है उनका जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम एक जैसा ही रहता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक फिश के बारे में हमें स्टैंडर्ड 12th में बात कर रहे हैं, वो कॉमन फिश है। आप अगर इफ यू आर समवन हु ईट्स फिशेस, तो आपने शायद हमारे फिश मार्केट में देखा होगा। यू शुड आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट। व्हेयर इज दिस फिश? इट इज कॉल्ड एज कैटला कैटला। ओके, देखिए स्पीशीज जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम एक जैसे। फिर अभी इसमें से समझने का कैसे जेनेरिक कौन सा, स्पीशीज कौन सा? कॉमन सेंस देखो, पहले जो आएगा वो जेनेरिक नेम रहेगा, दूसरा जो आएगा वो स्पीशीज नेम रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जेनेरिक नेम है तो पहला अक्षर जो है, पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। यहाँ पे देखिए एवरीथिंग इज स्मॉल। ओके, घरों में आमतौर पे पाए जाने वाले जो चूहे रहते हैं, आजकल फॉर्चुनेटली घरों में नहीं, लेकिन ग्रोसरी शॉप्स में वगैरह काफी कॉमन रहते हैं, उनका जो नाम है वो भी ऐसे ही रैटस। देखिए जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों सेम है। ओके, लेकिन हमने उनको नियम जो दिए हुए हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दिए हैं, वो हमने उस हिसाब से इनको ऐसे जेनेरिक नेम्स जो रहते हैं
where generic name and species name are getting repeated, इनको जनरली कहते हैं क्या कहते हैं, टॉटोनिम। ये नीट लेवल पे पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको स्पेसिफिकली। व्हेन द जेनेरिक नेम एंड द स्पीशीज नेम आर सेम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक नेम दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ टैटोनिम। टैटोनिम इंग्लिश लिटरेचर में टॉटोलॉजी नाम का एक प्रकार आता है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच आपने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा होगा। तो टॉटोलॉजी यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा, अगर आपके अंग्रेजी के टीचर्स अच्छे होंगे तो आपको कभी ना कभी उन्होंने ये बताया होगा। टॉटोलॉजी यानी एक ही सेंटेंस में एक आधा वर्ड अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को टॉटोलॉजी कहते हैं। उसी वर्ड को यहाँ लिया गया है बिकॉज देयर इज रिपीटेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टॉटोनिम। काफी सारे एग्जांपल हमने देख लिए। ये लर्न कैसे करते, देखिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें के लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि 11th और 12th में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का हमें स्टडी करना है, उनके साइंटिफिक नेम हमको पता रहना चाहिए। तो ठीक है, कुछ बच्चे डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, या अभी लगता है लर्न हो गया है, 2 घंटे बाद अगर सोचेंगे या किसी ने पूछा तो नहीं आता। मैं आपको एकदम ईजी बात बताता हूँ। अभी देखिए, मेरा IQ भी आपकी तरह सर्वसाधारण है, एटलीस्ट मुझे पता है कि आई एम हैविंग एन एवरेज ब्रेन, लेकिन फिर भी इतने सारे मैंने अभी नाम लिखे। देखिए, मैंने कहीं ऐसा बुक वगैरह या जेब में से ऐसा चिट वगैरह निकाल के मैंने नहीं लिखे, ये बाय हार्ट हो गए। और ये क्यों बाय हार्ट हो गए, क्योंकि मुझे एक समझ में आ गया कि आपको जब भी ये नेम, साइंटिफिक नेम लर्न कर रहे हैं तो उसका एक ही बढ़िया टेक्निक और तरीका है। कोई भी नाम आप जब लर्न कर रहे हैं, वो लर्न करते टाइम जोर जोर से उसको कहिए। मैंजिफेरा इंडिका मैंगो, मैंजिफेरा इंडिका मैंगो, ये कंटिन्यूअसली आपने कहना है। इतना कि आपने सिर्फ उसको लर्न नहीं करना है, वो आपका रिफ्लेक्स होना चाहिए। किसी ने बोला मैंगो कि इमीडिएटली आपका मैंजिफेरा इंडिका ऐसा आपके सामने आना चाहिए। साइंटिफिक नेम ऐसे ही लर्न करने पड़े, मैंने खुद वैसे ही लर्न किया, समझ गए। जैसा मैंने आपको बताया, अभी ये नागस्टोमिया स्पेसियोसा, ये 4 दिन पहले मुझे नाम पता चला, मेरे टीचर्स ने मुझको उसका नाम बताया, मैंने आपको बताया, मैंने व्हाट्सएप पे उनको फोटो भेजा। तो अगले 2 दिन में इतना ही कर रहा था, मैं उस पेड़ की तरफ देखता था, नागस्टोमिया स्पेसियोसा, नागस्टोमिया स्पेसियोसा। हैरी पॉटर देखा है ना, वो कैसे वो उनका वॉन्ड लेकर क्या करते, वो अलग अलग प्रकार के वो चैट्स कहते थे, जोर जोर से कहते, तभी वो ध्यान में रहता। ये आपका काम है, ओके। से देम लाउडली, से देम क्लियरली, तभी जाकर ये आपके ध्यान में रहेंगे। एंड वी नीड दिस। एनिमल किंगडम चैप्टर देखना है हमको, प्लांट किंगडम चैप्टर देखना है हमको, काफी सारे चैप्टर्स में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स का नाम हमें बार बार आने वाला है। कल कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई नाम बताया आपको, साइंटिफिक नेम बताया, और आप ऐसा सिर्फ हो जाते पढ़ने के आगे मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि ये प्लांट है क्या। दैट शुडंट हैपन। इसको मेहनत लगने वाली है, ध्यान में रखिए। पर फिलहाल इसके आगे अगले 10 साल आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। लेट मी टेल यू, आपको भी ये पता रहना चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी ये पता रहना चाहिए, आप अगले 10 साल कैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके एजुकेशन में, दैट इज गोइंग टू डिसाइड। यानी 2020 से 2030 ये 10 साल आप कैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे डिसाइड होगा कि 2030 के बाद के अगले 30-40 साल आपके कैसे रहेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेकेड इन योर लाइफ, यू बेटर इन्वेस्ट इट प्रॉपर्ली। ठीक है, we'll move ahead with respect to this chapter in next lecture. Stay safe, stay at home, stay healthy. Thank you.